वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं सीटेज, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हम सौरभ त्रिपाठी नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जो कि कर्नाटका के एक घोस्ट टाउन में जाकर वहां पर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है। वही पैरानॉर्मल मतलब भूत प्रेत वगैरह। सौरभ यहाँ नकुल और तृप्ति नाम के दो लोगों के साथ आया होता है, जो कि उससे इस वक्त बिछड़ गए हैं। वो उन दोनों को आवाज देते देते एक हवेली में घुस जाता है, जिसका दरवाजा दोस्तों अपने आप ही अगले पल बंद हो जाता है। इसके बाद तो सौरभ के गले को कोई अदृश्य शक्ति अचानक से चोक करने लग जाती है। साथ ही इस दौरान 2-3 अजीब आवाजें सौरभ को सुनाई भी देती है, जो कि उससे किसी लॉकेट को देने के लिए कह रही होती है। अब वैसे ही आवाजें सुनने में डरावनी है, तो सौरभ की हालत खराब हो जाती है। किसी तरह वहां से बच के निकलता है वो। इसके बाद जब सौरभ अपने घर मुंबई जाता है, तो वो देखता है कि उसके पास एक लॉकेट है, और उस लॉकेट को देखकर वो समझ जाता है कि वहां पर मौजूद आत्माएं इसी लॉकेट की बात कर रही थी। तो वो पहले उस लॉकेट को खोलकर देखता है, तो एकदम से दंग रह जाता है, और फिर वो इस बारे में वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करता है। उसको तो हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई उसे मार ना दे। लेकिन यहाँ पर एक अलग सी बात है दोस्तों, आज तक जो भी उस घोस्ट टाउन में गया बचकर नहीं आया, तो ये पहला है जो वहाँ से जिंदा बचकर आया है। सपने में भी उसको अब आत्मा आकर दिखाई देती है, डराती है उसको आत्माएं, और इन सारी चीजों से सौरभ थोड़ा परेशान हो जाता है। एक दिन दोस्तों जब वो स्विमिंग कर रहा होता है, तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, और अगले ही पल एक हाथ पानी के अंदर से उसकी टांग को पकड़ लेता है, जिससे वो पानी से चाहकर भी बाहर नहीं आ पाता, और इसी कोशिश में उसकी हो जाती मौत। जिसके मरते ही हम एक आत्मा के डरावने हाथ को देखते हैं, जो कि उस लॉकेट को लेकर हो जाता है गायब, और इसी के साथ ये सीन होता है कट। अब आ जाइए दोस्तों बेंगलोर में, जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में हम नारायण नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसे रील्स देखने और बनाने का बड़ा शौक है। मतलब वो फेमस होना चाहता है रील्स के जरिए। तो नारायण का जूनियर 2 लोगों को पुलिस स्टेशन पकड़ के लेके आ जाता है, जिनका नाम है सिद्धू और रघु। अब रघु तो वैसे सिद्धू के अंकल की एज का है, लेकिन वो खुद को सिद्धू का दोस्त कहता है दोस्तों, और सिद्धू भी रघु को अपना दोस्त ही मानता है, और हर काम वो रघु से पूछ के ही करता है। तो अब इन दोनों को पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है, ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन सिद्धू को देखकर नारायण कहता है कि तुम्हें तो कहीं देखा है मैंने। तो सिद्धू बोलता है कि सोशल मीडिया पर देखा होगा, मैं बहुत फेमस जो हूँ। तो इस पर नारायण बोलता है कि अच्छा, तुम वही क्रिंज रील बनाने वाले हो ना, जिसे आज बच्चा बच्चा रोस्ट कर रहा है। तो ये सुनकर सिद्धू थोड़ा उदास हो जाता है। बाकी नारायण रघु से सवाल करता है कि तुम क्या करते हो। तो रघु बताता है मैं तो योगा सिखाता हूँ। अब दोस्तों एक दिन की बात है, जब रघु अपनी योगा क्लास के बाद फ्री हुआ था, तभी वहाँ पर सिद्धू आ जाता है, जो कि बड़ा उदास होता है। तो रघु उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है कि भाई क्या हो गया। तो सिद्धू कहता है कि मैंने अपनी नौकरी आज छोड़ दी है, क्योंकि मेरा यार उस नौकरी में मन नहीं लग रहा था। असल में क्या है ना, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। तो इस पर रघु कहता है कि पर तुम्हारे पिता तो बिजनेस करने के लिए तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तो एक ही रास्ता बचा हुआ है, सोशल मीडिया। तुम वहाँ पे रील्स वगैरह बनाओ, साथ ही यूट्यूब चैनल खोल लो। जो कुछ नहीं कर रहे आजकल वो यही कर रहे हैं। तो ये आइडिया सुनकर सिद्धू एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन अब वो अपना चैनल किस चीज पे बनाए ये उसे समझ नहीं आता। इसीलिए वो प्रैंक वीडियो से लेकर व्लॉगिंग से लेकर कॉमेडी सारी चीजें करता है ट्राई। लेकिन सभी वीडियोस अच्छी नहीं बल्कि क्रिंज बन के रह जाती है, और लोग सिद्धू की वीडियोस को रोस्ट करने में लग जाते हैं। अब ये सारी चीजें देखकर सिद्धू डिमोटिवेट हो जाता है। फिर इस बारे में वो रघु के पास पहुंचकर बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रघु की एक स्टूडेंट नंदिनी वहाँ पर आ जाती है। वो रघु को क्लास की फीस देती है, लेकिन यहाँ पर सिद्धू सब कुछ भूलकर नंदिनी को देखते रह जाता है, और वो धीरे से रघु से कहता है कि मेरा इस लड़की से यार कुछ इंट्रोडक्शन करवा दो ना। तो रघु नंदिनी से कहता है कि नंदिनी इनसे मिलो, ये मेरा दोस्त सिद्धू है, यूट्यूब पर इंस्टा पे वीडियोस बनाता है। तो ये सुनकर नंदिनी को भी याद आ जाता है कि हाँ मैंने इनकी रोस्ट वीडियो देखी है। कहती है कि मेरे पीजी में सभी तुम्हारी रोस्ट वीडियो देखकर काफी हंसते हैं। बस होना क्या था दोस्तों, सिद्धू तो शर्मिंदा हो जाता है कि यार बेइज्जती हो गई। तो वो नंदिनी से कहता है कि तुम ही बताओ मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। तो नंदिनी कहती तुम व्लॉगिंग अच्छी करते हो, तो इससे रिलेटेड कुछ अपना ट्राई करो, दूसरा मतलब फूड ब्लॉगिंग ट्राई करो। तो ये सुनकर सिद्धू फूड ब्लॉगर बन जाता है, और उसे ठीक ठाक व्यूज भी आ जाते हैं। फिर वो इसके लिए नंदिनी को थैंक यू बोलता है, और धीरे धीरे दोनों मिलने लग जाते हैं। जल्द ही इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो जाती है। बाकी दोस्तों अब प्रेजेंट में सिद्धू यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों है ये उसको भी नहीं पता। तो जब सिद्धू इस बारे में सवाल करता है, तो नारायण उसे बताता है कि तुमने जिस होटल से लगातार फ्री में चीजें खाई है ना मंगाकर, और उसे अपनी वीडियो में प्रमोट भी किया था, तो उसके होटल का खाना खाकर कई लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है, क्योंकि ये होटल वाला वेज बोलकर नॉन वेज खिलाता था। तो सिद्धू कहता है कि नॉन वेज यानी चिकन मटन है ना। तो इस पर नारायण कहता है कि नहीं, कॉकरोचेस वगैरह, और तुमने इस होटल और उसके खाने को कई बार अपनी वीडियोस में प्रमोट किया है, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ साइबर कंप्लेंट हुई है, ताकि तुम ऐसे होटल और उनके खाने को प्रमोट ना करो। फिर आगे नारायण कहता है कि देखो आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे खिलाफ किसी ने रिटर्न कंप्लेंट की ना, तो फिर तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, खुद पेलूंगा तुमको। इसलिए अच्छा यही होगा कि फूड ब्लॉगिंग बंद करो और किसी और तरह की वीडियोस डालो, जिससे किसी का नुकसान ना हो। अब इसके बाद दोस्तों सिद्धू और रघु साथ में शराब पीने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका दिन अच्छा नहीं गया आज का। सिद्धू इस बारे में रघु से बात कर ही रहा होता है कि कैसे मैं अब नया काम शुरू करूं,
मतलब कोई नई नीश पकड़ूं, जो भी कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले तो काफी देर तक दोनों पीते हैं, खूब बातें करते हैं, जिसके बाद सिद्धू कहता है कि आज मैं आपको आपके घर तक छोड़ने जाऊंगा। तो रघु बोलता है कि मैं घर नहीं बल्कि अपनी क्लास में जाऊंगा, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। सिद्धू कहता है क्लास में क्यों? तो रघु जवाब देता है कि मुझे अपने घर में रात के वक्त किसी के घुंघरूं की आवाज आती है और जब मैं हिम्मत करके देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता, इसलिए जब भी मुझे लेट हो जाता है तो मैं क्लास में चला जाता हूँ घर जाने के बजाय। तो इस पर सिद्धू कहता है कि देखिए, अगर आपको लग रहा है कि भूत प्रेत का काम है ये, तो वो चीज नहीं होती, ये बस आपकी दारू का कमाल है जो आप रोज पीते हो। अब इतनी बातें करने के बाद रघु चला जाता है दोस्तों, और सिद्धू भी अपने घर पे आ जाता है। जहाँ वो जब गाड़ी में होता है ना, तभी वो देखता है कि काफी तेज रफ्तार में उसके सामने से एक औरत गुजरी और सिद्धू के डर के मारे हालत खराब। वो पहले बाहर निकलकर उस लेडी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। और यहाँ पर सिद्धू के पिता आ जाते हैं, जो कि सिद्धू को घर पीकर आने के लिए काफी डांट लगाते हैं। उसको अंदर जाने के लिए कहते हैं कि चुपचाप जाके सो जा। तो सिद्धू भी ऐसा करता है। अगली सुबह सिद्धू रघु से एक जगह पे जाकर मिलता है कि कल यार मुझे ना एक लेडी दिख रही थी रात में, मैं तो बड़ा डर गया और मुझे पक्का विश्वास है कि वो लेडी किसी की आत्मा थी। रघु कहता है कि कल तो तुम मुझे कह रहे थे कि भूत प्रेत नहीं होते, आत्मा नहीं होती, कल तो तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, और जब खुद को आत्मा दिख गई तो अब मुझे बता रहे हो। इसी बीच नंदिनी वहाँ पे आ जाती है, जिससे सिद्धू पूछता है कि तुम लोग तुम स्पेशली भूत प्रेत में विश्वास करती हो क्या? तो नंदिनी हाँ में जवाब देती है। कहती कि मेरे पीजी के पीछे एक घर है और वहाँ पे एक लड़का रहता था, जिसको अचानक पता नहीं क्या हो गया। वो ना कुछ खाता था, ना पीता था, और ना ही किसी से कोई बात करता था। उस लड़के के माता पिता ने डॉक्टर को दिखाया तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि लड़के को क्या हो गया। फिर उस लड़के के माता पिता ने थक हार कर एक तांत्रिक को बुलाया, तो उन्हें पता चला कि लड़के पर किसी आत्मा का साया है। और इस बारे में पता चलते ही उस लड़के के माता पिता ने इस घर को भी छोड़ दिया और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तभी से उस घर में कोई रहने के लिए नहीं आया। कहते हैं कि उस घर में आज भी वो आत्मा मौजूद है, जो कि किसी औरत की है, ऐसा उस तांत्रिक ने बताया था। अब नंदिनी के मुंह से ये कहानी सुनकर सिद्धू को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो कुछ दिनों तक ऑनलाइन भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली रियल वीडियोस को सर्च करता है और फिर फैसला करता है कि वो अब घोस्ट हंटिंग वाली वीडियोस बनाएगा। मतलब ऐसी जगहों पे जाएगा जो हॉन्टेड हो और वीडियोस बनाकर इसको यूट्यूब पर डालेगा। इस बारे में वो रघु से भी शेयर करता है और कहता है कि मैंने इसके लिए एक नया चैनल बनाया, जिसका नाम मैं रखूंगा सीट एज, क्योंकि मेरी ये वीडियोस लोगों को एज ऑफ द सीट का एक्सपीरियंस देंगी। रघु पहले तो मना करता है कि दिक्कतें हो सकती है इसमें, लेकिन सिद्धू बहुत ही एक्साइटेड होता है, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ बोलता नहीं। अब पहली वीडियो सिद्धू रघु के घर की बनाता है। वो पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और फिर इंतजार करने लग जाता है कि कब घुंघरों की आवाज आएगी। तो रात के वक्त पहले रघु को घुंघरों के बजने की आवाज आती है। उसी समय वो तुरंत सिद्धू को जगाता है कि देखो देखो आवाज आ गई, और ये आवाजें सिद्धू को भी आती है। वो सीसीटीवी में देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। अब कैमरे को रघु ने चार्ज नहीं किया होता है, तो कैमरे हो जाते हैं बंद। इसीलिए अब सिद्धू अपने फोन का कैमरा ऑन करके उस आवाज के पीछे जाता है और इस तरह से वो पार्किंग में पहुंच जाता है दोस्तों, जहां वो कुछ ऐसा देखता है ना कि देखकर दंग रह जाता है। अब उसने क्या देखा कि हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन जब वो इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करता है तो उसकी ये वीडियो सभी को पसंद आ जाती है और सिद्धू हर रात अपने साथ रघु को हॉन्टेड प्लेस पे लेके जाता है और वहाँ पे जाकर भूत या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके उसके वीडियोस अच्छे हिट हो जाते हैं, पसंद आ जाते हैं लोगों को, जिस कारण दोस्तों थोड़े समय में उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच जाते हैं। बड़ा खुश होता है वो, और इसी खुशी में सिद्धू केक भी काटता है, जहां नंदिनी भी आई होती है। नंदिनी भी उसकी कामयाबी से बड़ी खुश होती है। अब यहाँ पर नंदिनी को सिद्धू का लैपटॉप दिखता है, तो वो उसे खोल के देखती है, तो उसमें ना सिद्धू के कुछ लेटेस्ट शूट होते हैं, जो असली भूत वाली वीडियोस नहीं होती, बल्कि उन्हें सिद्धू ने एडिट किया होता है। इसी तरह वो बाकी सभी वीडियोस भी बनाता है दोस्तों। और अभी तक तो नंदिनी को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सिद्धू असली वीडियोस बनाता है, लेकिन वो तो लोगों को धोखा दे रहा है, इस तरह से एडिट करके वीडियोस डाल के बेवकूफ बना रहा है। तो नंदिनी उससे कहती कि तुम इस मामूली सी चीज के लिए इतने लोगों को धोखा दे सकते हो क्या, और आगे चलकर तो मुझे भी दे दोगे, तुम्हारा भरोसा क्या है? तो इस पर रघु उसको बताता है कि सिद्धू ने जब ये चैनल शुरू किया था वो तो तभी तुम्हें पूरी सच्चाई बता देना चाहता था, पर मैंने ही उसको मना किया, क्योंकि मैं तुम्हारा नेचर जानता हूँ। आगे सिद्धू कहता है कि मैंने ऐसे वीडियोस पे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो सभी वीडियोस एडिटेड है, उसमें भूत जैसा कोई रियल में नहीं होता। और फिर मैंने जब पहला वीडियो रघु के घर में शूट किया तो मैंने देखा कि रात में जो घुंघरों की आवाज आती है वो दरअसल एक डॉग के कॉलर से आती है, और मैं समझ गया देखकर कि मैं भूत या किसी भी नेगेटिव एनर्जी को वीडियो में आसानी से नहीं ला पाऊंगा, इसीलिए मैंने भी वीडियो को एडिट करके डाल दिया। क्या जाता है, बाकी मैंने किसी वीडियो में किसी चीज को हिलते हुए दिखा दिया, बाकी किसी चीज को खुद हिला दिया, जिससे लगे कि हाँ भाई भूत वगैरह है यहाँ पे। बाकी मैं क्या करूँ यार, वीडियोस अच्छे चलने लग गए तो लालच आ ही जाता है। अब ये सच्चाई जानने के बाद भी नंदिनी कहती है कि सिद्धू तुमने जो किया ना वो लोगों के साथ धोखाधड़ी तो है, फिर चाहे तुम कुछ भी बोल लो, और मैं एक धोखेबाज के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सच की वीडियो बनाते हैं, उनमें से एक है सौरभ त्रिपाठी,
जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने पता है क्या किया था? कर्नाटका के घोस्ट टाउन में जाकर वीडियो बनाई थी, जहाँ से कोई वापस नहीं आया था, सिर्फ वो बच गए थे उस रात। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो वापस तो आए, पर उनके रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी उसके बाद। अब तुम तो इसको भी झूठी समझोगे ना, तुम्हें तो बस शॉर्टकट आता है और कुछ नहीं। इतना कह के नंदिनी चली जाती है वहां से। अब नंदिनी के ये कह के जाने के बाद सिद्धू उसको कई बार कॉल करके माफी भी मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नंदिनी अब उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती दोस्तों। उसको डर होता है कि यार जो इंसान सक्सेस पाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकता है तो मुझे भी बना सकता है। अब सिद्धू ने जो गलती की थी उसका उसको एहसास हो जाता है और वो अब नंदिनी के सामने खुद को साबित करने और अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद ही घोस्ट टाउन में जाकर 24 घंटे बिताने का प्लान बनाता है, ताकि मतलब वो नंदिनी का विश्वास जीत सके। वो सौरभ का वीडियो देखता है जो कि उसकी आखिरी वीडियो थी। उसमें सौरभ ने बताया था कि इस घोस्ट टाउन में जाना तो आसान है, लेकिन यहाँ से निकल पाना अपने आप में एक पजल जैसा है। इस टाउन में कई आत्माएं हैं जिनके बुरे विचार हैं, तो हर कोई यहाँ जाकर जिंदा वापस नहीं आ सकता। अब सिद्धू रघु से बताता है कि मैं वहाँ टाउन जाने वाला हूँ, तो रघु तो उसको साफ मना करता है कि मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी, जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन सिद्धू ने अपनी ऑडियंस से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो घोस्ट टाउन में जाकर वहाँ पे 24 घंटे बिताएगा और साथ ही पता लगाने की कोशिश करेगा कि वहाँ पे क्या राज है। रघु नंदिनी को कॉल करके बताता है कि सिद्धू तो घोस्ट टाउन जा रहा है ताकि वो खुद को साबित कर सके तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम उसको रोक लो। तो नंदिनी कहती है कि मैं क्यों रोकूं, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, फिर चाहे वो जहाँ भी जाए। इतना कह के वो गुस्से में कॉल काट देती है। जिसके अगले दिन सिद्धू अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर पूरी तैयारी के साथ घोस्ट टाउन के लिए निकल जाता है। उसने अपने माता पिता से झूठ बोला है कि वो एक नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। खैर सिद्धू घर से अकेले ही निकलता है दोस्तों, लेकिन रास्ते में उसको रघु मिलता है जो कि सिद्धू से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब सिद्धू से कहता है कि इसमें खतरा है यार। तो रघु बोलता है कि अब तक हर जगह तुम्हारे साथ में गया हूँ, तो यहाँ तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। सिद्धू ये सुनकर खुश हो जाता है और वो रघु को लेके जाता है साथ में। अब रघु उससे कहता है कि जरा नंदिनी के पीजी की तरफ ले लेना, मैं उसे क्लास की चाबी दे दूं ताकि मैं कल ना रहूं तो सब आकर अपने अभ्यास वगैरह को पूरी तरह कर पाए। अब सिद्धू नंदिनी के पीजी के आगे गाड़ी रोक देता है। रघु नंदिनी को चाबी देने के लिए चला जाता है दोस्तों, जिसके बाद नंदिनी खुद आकर सिद्धू की गाड़ी में पीछे बैठ जाती है। अब नंदिनी को देखकर सिद्धू हैरान, कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो नंदिनी कहती है कि तुम खुद को मेरे लिए साबित करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती। इतना कहकर नंदिनी सिद्धू के साथ घोस्ट टाउन जाने के लिए हो जाती तैयार। फिर वहाँ रघु सिद्धू से कहता है कि नंदिनी अपने घर चली गई है, मुझे वो मिली नहीं। तो सिद्धू कहता है मिली नहीं, वो पीछे बैठी हुई है। रघु पीछे देखता है तो कहता है अरे पीछे तो कोई भी नहीं है। और दोस्तों अब आ जाइए सरप्राइज, क्योंकि सच में पीछे कोई है ही नहीं। वो सोचता है कि नंदिनी कैसे दिख रही है इसको। सिद्धू नंदिनी से कहता है कि तुम्हें रघु दिख रहा है क्या। तो नंदिनी कहती है यहाँ हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। ऐसा है, जल्दी गाड़ी चलाओ, पता नहीं किसकी बातें कर रहे हो। अब दोस्तों ना नंदिनी को रघु और ना रघु को नंदिनी दिख रही है, तो इस बारे में सोचकर सिद्धू परेशान हो जाता है। और तभी वो दोनों हंसते हैं कि कैसा लगा मजाक, तुम्हारी प्रैक्टिस देख रहे थे, भूतों को पकड़ने जा रहे हो, इतनी सी बात पे डर गए। जो देखकर सिद्धू भी हंस पड़ता है। अब ये लोग अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। असल में उसी हवेली में जाना है दोस्तों सिद्धू को जहाँ पर सौरभ भी गया था, इसीलिए वो जैसे ही घोस्ट टाउन में एंट्री करता है वैसे उसको एक पोस्टमैन दिखाई देता है। तो सिद्धू हवेली की फोटो दिखाकर उससे रास्ता पूछता है। तो पोस्टमैन कहता है कि वहाँ क्यों जाना चाहते हो तुम, ऐसे ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो अंधेरा होने के बाद दिक्कत हो जाएगी। सिद्धू कहता है कि ठीक है, हम यहाँ से अंधेरा होने के बाद चले जाएंगे। तो पोस्टमैन उसको रास्ता दिखा देता है कि आगे से बाएं चले जाना, उसके बाद तुम्हें हवेली मिल जाएगी। सिद्धू कहते हैं वैसे एक बात बताइए, आप इस वीरान जगह पे कर क्या रहे हैं। तो पोस्टमैन बताता है कि मैं इस जगह पे पहले काम करता था, जब भी यहाँ की याद आती है तो इस जगह को देखने के लिए आ जाता हूँ। पोस्टमैन को थैंक यू बोलकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह गाड़ी खड़ी करने के बाद उन्हें कुछ दूर हवेली मिल जाती है, जो कि दिखने से काफी डरावनी लग रही है दोस्तों। सिद्धू और नंदिनी वगैरह दरवाजे पे जाकर वहाँ पे जो भी जाले होते हैं उनको हटाते हैं, फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। सिद्धू नंदिनी और रघु से कहता है कि ये हवेली असल में यहाँ रहने वाली एक मिल ओनर की है, जो कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। मगर एक दिन उनकी और इस पूरी जगह की दुनिया बदल गई। असल में उस मिल ओनर को एक दिन पता चला कि उसके पत्नी का किसी से एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। तो उसने काफी कोशिश करी पता लगाने की कि वो कौन है, लेकिन ना तो उसकी पत्नी ने बताया और ना ही उसको पता चला। तो उस मिल ओनर ने उन सभी की जान ले ली, जिस पर भी उसको शक था उन सभी की। अब मरने वाले लोगों में मैरी का प्यार भी शामिल था, जिसने मैरी को एक लॉकेट दिया था कभी तोहफे के तौर पे। उस लॉकेट में मैरी के साथ उसकी तस्वीर मौजूद थी, उसी के साथ मतलब जिसके साथ उसका अफेयर था। तो अब मिल ओनर को अपनी बीवी के आशिक का नाम जानना था कि वो है कौन। तो उसने मैरी से कई बार पूछा और फिर उसके रोज के टॉर्चर से तंग आकर मैरी ने कूद कर अपनी जान दे दी। मिल ओनर को वो लॉकेट कहीं भी नहीं मिला। अब मिल ओनर को लगता था कि उसकी बेटी भी उसका अपना खून नहीं है, इसी शक में उसने अपनी बच्ची को भी मार डाला। तभी से मिल ओनर की आत्मा उस लॉकेट को ढूंढ रही है ताकि वो सच जान सके। और दोस्तों मैरी की आत्मा, उसके प्रेमी की आत्मा साथ मिलकर उस लॉकेट को मिल ओनर के चंगुल में पड़ने से बचा रही है। अब ये कहानी सुनकर रघु तो बुरी तरह डर जाता है। ये लोग हवेली को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे देखते हैं। तो इन्हें वहाँ पर एक डरावनी सी डॉल मिलती है और फिर एक अजीब सी आवाज। सिद्धू जाकर देखता है तो यहाँ पर उनके पीछे
इंस्पेक्टर नारायण भी आया होता है। असल में नारायण तो यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि उसकी कोई रील वायरल नहीं हो रही है, इसीलिए वो पॉपुलर होने के लिए सिद्धू के पीछे यहाँ पर आ गया। सिद्धू ने यहाँ पर आने से पहले लाइव करके अपने ऑडियंस को बताया था कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ। अब अगर नारायण आ गया है तो सिद्धू उसको साथ में रहकर सावधानी रहने के लिए कहता है। बाकी दोस्तों हम यहाँ पे साफ देख पाते हैं कि इनके अलावा इस जगह पर कई सारी आत्माएं हैं। सिद्धू जल्दी से पूरी हवेली में अपने कैमरास सब कुछ फिट करता है, डिवाइस वगैरह, जिनसे वो पता लगा सके कि यहाँ पे भूत है या नहीं है या कौन सी नेगेटिव एनर्जी है। ये सब करने के बाद ये लोग इस हवेली के बाहर टेंट डालकर सोने का फैसला करते हैं। बाकी यहाँ इन लोगों को मिल ओनर और उसके परिवार की फोटो भी दिखती है। अब अंधेरा होते ही सिद्धू की नींद लग जाती है और वो अपने सामने नंदिनी को एक चुड़ैल के भेष में देख के डर जाता है। फिर जब वो उठता है तो देखता है कि नंदिनी वहाँ है ही नहीं। अब वो उठकर नंदिनी को आवाज देता है। तभी उसको महसूस होता है जैसे कोई उसके टेंट के चारों तरफ दौड़ते दौड़ते चक्कर लगा रहा है। हिम्मत करके सिद्धू बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब नंदिनी को आवाज देते हुए वो उसको ढूंढने लग जाता है कि कहाँ हो। नंदिनी को दोस्तों नारायण और रघु ने भी नहीं देखा था, तो ये लोग फैसला करते हैं कि हवेली के अंदर सभी साथ में जाकर देखेंगे कि कहीं नंदिनी वहाँ तो नहीं है। फिर क्या था, डरते डरते ये तीनों हवेली के दरवाजे खोलकर उसमें चले जाते हैं, जहाँ इनको एक बहुत ही डरावनी आकृति दिखाई देती है, जिसको देखकर ये लोग बाहर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दरवाजे को खोलकर ये तीनों दोस्तों एक अलग ही कमरे में पहुंच जाते हैं। अब ये देखकर नारायण को तो यकीन हो ही गया था कि गड़बड़ी है, सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। सामने के दरवाजे को खोलकर इतने में रघु बाहर निकल जाता है। उसको देखकर नारायण और सिद्धू भी उसी दरवाजे से जाने का फैसला करते हैं। अब सिद्धू रघु को रोककर कहता है कि अभी मैंने नंदिनी के गायब होने के बाद उसे कॉल किया था तो उसका फोन अनरीचेबल बता रहा है। अब मैसेज आया कि उसका फोन नेटवर्क एरिया में है, तो सिद्धू फिर से नंदिनी को कॉल करता है। लेकिन हर बार घंटी उन्हें सामने रखे टेलीफोन की सुनाई देती है, पर इसके बावजूद भी सिद्धू बार बार कॉल करता है और उस टेलीफोन के रिंग को अवॉइड करता रहता है। कुछ ही देर में नंदिनी कॉल उठाकर कहती है, अरे तुम मुझे बार बार इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दोस्तों सिद्धू नंदिनी से सवाल करता है कि तुम कहाँ हो, तो नंदिनी कहते कहाँ हो का क्या मतलब, इतनी रात को मैं घर पे तो रहूंगी। और सिद्धू कहता है कि तुम तो मेरे साथ यहाँ घोस्ट टाउन में आई थी ना। तो नंदिनी कहती लगता है तुम पागल हो गए और पी लिए क्या रात को। अब दोस्तों यहाँ पर सिद्धू को एहसास होता है कि उसके साथ अभी तक नंदिनी के रूप में एक आत्मा मौजूद थी और ये जानकर उसको समझ में आ जाता है कि ये सब सच में कोई मजाक नहीं है। अब जिस दरवाजे को रघु ने खोला था पहले, उससे निकलकर ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। ये लोग दोस्तों हवेली से थोड़ा दूर आ चुके होते हैं और सिद्धू को अपनी कार ढूंढनी है कहाँ है वो, ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कार भी नहीं मिल रही है इन्हें, हालांकि हवेली मिल जाती है। इस तरह ये सभी कई बार बिना कार के यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, पर ये किसी लूप की तरह बार बार वहीं आकर वापस आ जाते हैं। अब इनको भागते भागते एक पुराना मूवी थिएटर दिखता है जो कि करीब 50 से 60 साल पुराना लग रहा है। उस थिएटर के ऊपर वाली खिड़की पर इन्हें कोई देखता है दोस्तों, जिस पर तीनों चिल्लाकर आगे का रास्ता पूछते हैं, पर वो शख्स कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उन्हें इशारे से अपने पास बुलाता है। अब ये देखकर नारायण कहता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्या पता कोई दिक्कत हो। लेकिन रघु कहता है नहीं नहीं, एक बार जाकर पूछना चाहिए, क्या पता यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ये कहकर वो अपने साथ नारायण और सिद्धू को लेके जाता है। तीनों ऊपर उस खिड़की पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता, मतलब जो भी वहाँ पे खड़ा था वो गायब हो चुका है। अब इस थिएटर में भी ये लोग भटकने लग जाते हैं, इन्हें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। साथ ही इनको वो आदमी दोबारा दिखता है जो खिड़की से देख रहा था, और वो यहाँ पर असल में भटकती हुई आत्मा है जो मरने के बाद भी टिकट चेक करने और काटने का काम कर रहा है। उसका डरावना चेहरा देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है और किसी तरह ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर जंगल में इनको फिर से वही पोस्टमैन मिलता है जो कि सिद्धू से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं, मैंने कहा था ना कि यहाँ अंधेरा होने के बाद मत रुकना। अब सिद्धू उस पोस्टमैन से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो पोस्टमैन कहता है कि अब तुम यहाँ से तभी बाहर निकल पाओगे जब उसके बनाए जाल से बच पाओगे। पोस्टमैन बताता है कि उसका नाम संपत है। संपत वही है जिसका मैरी के साथ अफेयर था और वो काफी ज्यादा दिमाग वाला था। उसे पजल, पहेली, सुडोकू ये सब करने में बहुत मजा आता था। मिल ओनर को जब अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला ना, तो उसने मिल के वर्कर्स और मैनेजर संपत को गोली मारकर उसकी जान ले ली। अब संपत जब एक आत्मा बन चुका है तो वो अब लोगों को अपने बनाए हुए भूल भुलैया में फंसाकर मार डालता है। कभी कभी वो तुम्हारा जानने वाला बनकर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बेवकूफ बनाता है, और ये करीब 60 साल पहले हुआ था। बचे हुए लोगों ने ये जगह संपत मिल ओनर की आत्मा के डर से छोड़ दी। मिल ओनर ने भी अपनी बच्ची को मारने के बाद अपनी जान ले ली थी, तभी से ये टाउन वीरान और खाली पड़ा हुआ है, यहाँ सिर्फ आत्माओं का साया है। ये सुनने के बाद दोस्तों सिद्धू पोस्टमैन से एक और सवाल करता है कि जब मैं यहाँ पर आया था और मैंने आपसे रास्ता पूछा तो मेरे साथ एक और लड़की थी, क्या आपने लड़की को देखा? तो पोस्टमैन बोलता है कि लड़की छोड़ो और ये बताओ तुम किस आदमी की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर अकेले ही आए थे? ओह ये क्या ट्विस्ट आ गया यार।
ये सुनते सिद्धू देखता है कि रघु अब उसके साथ नहीं है, वो अचानक गायब हो गया है। तो अब जल्दी से सिद्धू रघु के फोन पे कॉल करता है तो पता चलता है कि रघु उसके साथ आया ही नहीं और जो उसके साथ था वो रघु नहीं था। तभी तो दोस्तों वो सिद्धू को इस भूल भुलैया में अंदर तक फंसाता चला गया। सिद्धू पोस्टमैन के कहे अनुसार वापस से हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है, वो भी उस दरवाजे से जिस दरवाजे से वो जंगल में निकला था, तभी उसको सही रास्ता मिलेगा। ये बातें हैं। अब यहाँ नारायण रघु से कहता है कि ऐसा है, मुझे तुम पे जरा भी विश्वास नहीं है, तुम बस यहाँ वहाँ भाग रहे हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं अब अपने रास्ते जाऊंगा, अपने दिमाग से निकलूंगा यहाँ से। अब सिद्धू उसको रोकता है लेकिन वो सिद्धू की एक नहीं सुनता। तो नारायण के जाने के बाद सिद्धू जल्दी से उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहां वही थिएटर में टिकट वाला मौजूद होता है भूत। सिद्धू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पोस्टमैन सिद्धू से कहता है कि तुम सही जा रहे हो, जाओ जाओ। तो पोस्टमैन की बातें सुनकर सिद्धू दरवाजे के अंदर चला जाता है जहाँ उसे पहले रघु की आवाज आती है जो की उससे मदद मांग रहा होता है। अब यहाँ उस आवाज को संपत और बाकी आत्माओं की चाल समझकर सिद्धू आगे बढ़ता रहता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता और तभी अचानक से उस कमरे में रखा फोन बजने लग जाता है। वो फोन उठाता है तो ये आवाज नंदिनी की होती है जो कि सिद्धू से मदद मांग रही होती है। और यहाँ सिद्धू देखता है कि उस फोन का वायर निकला हुआ है, यानी कि ये नंदिनी नहीं है। और जल्दी से फोन रखकर सिद्धू जल्दी से दरवाजा खोलकर हवेली में जाता है जहाँ पहले तो वो सारे सीसीटीवी कैमरास अपना लैपटॉप वगैरह बैग में डालकर जाने वाला होता है कि तभी वहाँ उसके पास एक बॉल लुढ़कते हुए आती है और इसी वक्त मिल ओनर की बच्ची की आत्मा आकर उससे लॉकेट की मांग करने लग जाती है। सिद्धू भागकर बाहर आ जाता है तो वहाँ उसे मिल ओनर और उसकी पत्नी मैरी की आत्मा मिलती है। ये तीनों ही आत्माएं सिद्धू से लॉकेट मांग रही होती हैं। तो सिद्धू को दोस्तों ये लॉकेट यहाँ हवेली में घुसते हुए मिल गया था जिसे उसने छिपा के रख लिया था। अब वो उस लॉकेट को निकालकर एक तरफ फेंक देता है और जब ये आत्माएं उसको लेने के लिए जाती हैं तो सिद्धू वहाँ से बचकर बाहर निकल आता है। उसने इस तरह अपनी जान बचा ली थी, उसने रास्ता ढूंढ निकाला था कि तभी उसे अपनी कार भी दिख जाती है और अभी तक दोस्तों सुबह हो जाती है। तो गाड़ी में बैठकर सिद्धू निकल जाता है। टाउन के बाहर वो एक पोस्टर देखता है जो कि असल में सच्चिदानंद स्वामी नाम के आदमी का मेमोरियल होता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन है दोस्तों जिसने सिद्धू को यहाँ से निकलने में हेल्प करी। उसकी तरफ देखकर सिद्धू थोड़ा मुस्कुराकर वहाँ से बेंगलोर वापस आ जाता है और आने के बाद सिद्धू सबसे पहले रघु से मिलता है और फिर नंदिनी से मिलकर उससे माफी मांगता है और इनके बीच जो भी हुआ था सब सही हो जाता है। बाकी जो भी वीडियोस और फुटेजेस सिद्धू को घोस्ट टाउन की उस हवेली में मिली थी उससे वो ऐसे ही बिना एडिट किए पोस्ट कर देता है और फिर होना क्या था, उसका वीडियो हो जाता है वायरल, उसे अब काफी लोग देखने लग जाते हैं। इसलिए सिद्धू को एक न्यूज शो में 6 महीने के बाद बुलाया जाता है जहाँ सिद्धू बताता है कि आज तक नारायण का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ है, पुलिस उसे आज भी ढूंढ रही है। बाकी सिद्धू के लिए ये नया एक्सपीरियंस जैसा था। अब शो में ब्रेक के दौरान सिद्धू वॉशरूम की तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर एक सफाई वाला दिखाई देता है जो कि सिद्धू को बड़ी अजीब तरह से देखता है और जैसे सिद्धू अंदर जाता है ना वॉशरूम में वैसे ही वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। अगले ही पल सिद्धू के पास वो लॉकेट आ जाता है जिसमें मैरी और संपत की तस्वीर मौजूद थी और जो स्वीपर हमने देखा था वो वॉशरूम में आ जाता है। ये सफाई वाला कोई और नहीं दोस्तों बल्कि संपत की आत्मा है जो कि तुरंत सिद्धू पे अटैक कर देती है, जिसके बाद जाहिर है सिद्धू भी सौरभ की तरह मारा होगा क्योंकि कोई भी वहां जाकर वापस नहीं आ पाता और आ जाए तो उसकी जान तो बाद में चली जाती है। तो बस इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। बाकी जैसे इसका दूसरा पार्ट आएगा तुरंत लेके पहुंच जाएंगे आपके पास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।